फरवरी 2021 नई दिल्ली के इंद्रपुरी में रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका के अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया और उसे उल्टी भी होने लगी थी। प्रियंका ने अपनी मां अनीता शर्मा को इस बारे में बताया कि कैसे उसके हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे हैं। बेटी प्रियंका का यूं अचानक तबीयत बिगड़ती देख देवेंद्र शर्मा ने उसे अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आराम तो दूर, उल्टा दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रियंका की हालत और बिगड़ने लगी। उसका शरीर मानो अकड़ता जा रहा हो। दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो 3 फरवरी 2021 को प्रियंका को BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इलाज वहां भी शुरू हुआ। ब्लड टेस्ट वहां भी फिर से किए गए, लेकिन कुछ भी अब नॉर्मल नहीं आया। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। लीवर, किडनी, हार्ट, यहाँ तक कि फुल बॉडी चेकअप किया गया, लेकिन इन सिम्टम के पीछे की वजह डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। प्रियंका की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी का हर एक पल दर्द में तड़पते हुए गुजर रहा था। यहाँ तक कि उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे और समय के साथ हाथ पैर अकड़ते जा रहे थे। देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका लंदन के बेस बिजनेस स्कूल में पढ़ रही थी और कुछ वक्त पहले अपने घर लौटी थी। परिवार में हर कोई परेशान और हैरान था कि आखिर कैसे देखते ही देखते उनके घर की बेटी की ऐसी हालत हो गई थी। कई दिन बीत गए, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई। डॉक्टर बीमारी के असली कारण को नहीं खोज पाए। जब डायग्नोसिस में इफेक्ट का सही पता नहीं चल पाता है, तो ट्रीटमेंट एक अनुमान पर चलने लगता है। ऐसे में जिंदगी दांव पर लग जाती है। दुर्भाग्य से एडमिट करने के 12 दिन बाद 15 फरवरी 2021 को प्रियंका ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। जरा सोचिए, जो शख्स आँखों के सामने सही सलामत हो, वह यूं ही देखते देखते इस दुनिया से चला जाए, या ख्याल मात्र ही डरा देता है। प्रियंका को गुजरे 1 हफ्ते के ऊपर हो गया था और 13वीं से कुछ दिन पहले लगभग 15 फरवरी 2021 के आसपास देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको भी उसी तरह से पैरों में दर्द शुरू हुआ जिस तरह प्रियंका को होने लगा था। हैरानी की बात है कि देवेंद्र जी के भी पेट में दर्द शुरू हो गया और उनके भी बाल झड़ने लगे, मानो पूरे घर में कोई इन्फेक्शन फैल गया। आखिरकार सबको एक जैसे सिम्टम कैसे आने लगे। और तो और घर पर काम करने वाली मेड की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कैसे भी करके अनीता शर्मा, देवेंद्र शर्मा और उनकी मेड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उन तीनों में अगर किसी की तबीयत सबसे ज़्यादा बिगड़ने लगी थी तो वो थी अनीता शर्मा की, जो उस वक्त दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रियंका की बड़ी बहन यानी देवेंद्र और अनीता की बड़ी बेटी दिव्या प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक 1 दिन पहले ही ग्रेटर कैलाश में अपने ससुराल वापस लौट गई थी। वह कुछ दिनों से अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके यानी उसी घर में रुकी हुई थी, लेकिन दिव्या के वापस जाने के 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया था। जिस तरह प्रियंका के केस में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंफ्यूज था, उसी तरह अनीता शर्मा, देवेंद्र शर्मा के केस में सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम कंफ्यूजन में थी। रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन सिम्टम्स सीवियर। अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के चलते देवेंद्र शर्मा और उनकी मेड रिकवर हो गए, लेकिन अनीता जी की हालत में कोई सुधार नहीं था। 4 मार्च 2021 देवेंद्र शर्मा के पास दिव्या के हस्बैंड वरुण अरोड़ा का कॉल आया कि दिव्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दिव्या की कंडीशन तो और भी ज़्यादा खराब थी। उसकी हालत देख देवेंद्र भी सहम गए।
20 दिन पहले ही वो अपनी एक बेटी का अंतिम संस्कार कर लौटे थे। पत्नी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और अब उनकी बड़ी बेटी की ऐसी हालत, मानो दुनिया की सारी परेशानियों ने दरवाजे पर एक साथ दस्तक दे दी हो। आनन फानन में दिव्या को भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अनएक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के चलते 2 दिन बाद 6 मार्च 2021 को वो कोमा में चली गई। यह कोई आम इन्फेक्शन का केस नहीं था, हो न हो, लेकिन यह एक बड़े खतरे की तरफ इशारा था और यह बात गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर कटोच को समझ आ रही थी, क्योंकि सारी जांच करने के बावजूद भी वजह का पता नहीं चल पाया था, जबकि सभी को एक जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। बस डिफरेंस इतना ही था कि किसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। इसलिए 14 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर कटोच ने सभी का हैवी मेटल टेस्ट करवाया और जब यह टेस्ट रिजल्ट्स आए तो एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसने इसे उस वक्त देश का सबसे सनसनीखेज केस बना दिया। यह एक ऐसा केस था जिसने यह दिखा दिया कि आस्तीन में छुपे सांप का जहर भी इतना घातक नहीं हो सकता। थैलियम कहने को तो एक टेस्टलेस कलरलेस हैवी मेटल है, लेकिन यह इतना घातक जहर है कि कहा जाता है कि इराक के सद्दाम हुसैन से लेकर रसिया के पुतिन तक ने इस जहर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को बड़ी सफाई से रास्ते से हटाने के लिए किया था। और यही थैलियम सल्फेट दिव्या और अनीता की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हैवी डोज में मिला। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई हजार गुना ज़्यादा। यही वजह थी कि टेस्ट रिजल्ट के एक हफ्ते बाद ही 31 मार्च 2021 को अनीता शर्मा ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। देवेंद्र शर्मा की आंखों के सामने ही उसकी बेटी और पत्नी जा चुकी थी और एक बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अगले दिन 22 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर कटोच ने अपनी डिटेल मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन किया कि देवेंद्र शर्मा की पूरी फैमिली को थैलियम सल्फेट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। ऐसे में पहले हुए केस को देखते हुए लोग अपने घर के नौकरों पर ही शक करते हैं, लेकिन यह केस बाकी केस से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें मेड तक हॉस्पिटल में भर्ती थी और थैलियम पर वैसे भी गवर्नमेंट का बैन लगा हुआ है। इसलिए इतनी आसानी से यह किसी जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरह पूरी फैमिली को टारगेट किया गया था, उस हिसाब से यह काम किसी अपने का ही था। पर कौन? देवेंद्र शर्मा जी ने दिमाग पर जोर डाला कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उनका ध्यान प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी की दोपहर पर गया और वहीं से इस केस की पहली सुलझनी शुरू हुई। 31 जनवरी 2021, इंद्रपुरी, न्यू दिल्ली। देवेंद्र शर्मा, उनकी वाइफ अनीता शर्मा और बड़ी बेटी दिव्या, जो कि कुछ दिनों से अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ वहीं रुकी हुई थी। और उस दिन दोपहर के बाद दिव्या का पति वरुण अरोड़ा घर पर आता है। उसे देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था जब वरुण अपने ससुराल आया हो। लेकिन इस बार न सिर्फ घर आया बल्कि अपने साथ बासा फिनिट फिश भी ले आया। उसने बताया कि कैसे उसने सबके लिए अपने हाथों से इसे बनाया है। वरुण का यह बदला हुआ नेचर देख सब हैरान तो थे, लेकिन अंदर से खुश भी थे। बड़े ही प्यार से उसने सबको फिश सर्व किया। सबने खूब चाव से खाया भी। चूँकि दोनों बच्चे दूध पी चुके थे, इसलिए उनको खाने को नहीं दिया गया। वहीं प्रियंका उस वक्त घर पर नहीं थी और वो शाम को 5:30 बजे वापस आई।
शाम 6:30 बजे जब उसे भूख लगी तो वरुण ने उसे अपने हाथों से 2 बड़े पीस सर्व किए। देर शाम वरुण दिव्या और दोनों बच्चों को लेकर ग्रेटर कैलाश में अपने घर वापस चला गया। देवेंद्र शर्मा जी को यह भी ध्यान आया कि जब उस दिन सबने वरुण से भी खाने को कहा तो उसने यह कहकर खाने से मना कर दिया कि वह लाफ्टर शो में गया था, जहां खूब हंसने की वजह से उसके जबड़े में दर्द हो रहा है। जो शख्स घर आता है देर शाम तक प्रियंका के आने का इंतजार करता रहा ताकि उसे भी खिला सके, और दोनों बच्चों को उसने ही पहले से दूध पीने को दे दिया था ताकि कोई बच्चों को ज़बरदस्ती ना खिला दे। और इसी के अगले दिन से ही सबसे पहले प्रियंका की धीरे धीरे तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रियंका ने ही सबसे अधिक मछली खाई थी। सभी पॉइंट से गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, और देवेंद्र जी को इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका ही दामाद वरुण नजर आ रहा था। वरुण अरोड़ा एक हाई रिच फैमिली से था और ग्रेटर कैलाश में उसका बड़ा और आलीशान घर था। उसका रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था और केवल सिर्फ किराए से ही उसकी करीब 4 लाख रुपए मंथ अर्निंग थी। इसलिए उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हर कोई रेंटल इनकम को शायद साइड इनकम नहीं बना पाता। खैर, देवेंद्र शर्मा ने इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में वरुण के खिलाफ FIR फाइल की और 24 मार्च 2021 को उसे अरेस्ट कर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक तरफ अनीता शर्मा की ऑटोप्सी में थैलियम सल्फेट पॉइजनिंग की बात सामने आई, वहीं देवेंद्र जी के घर से भी थैलियम सल्फेट के कण मिले। पुलिस ने वरुण का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जांच कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता लगाने की कोशिश की, बल्कि कुछ प्रिंट मीडिया ने तो इसी को क्राइम की वजह बता दी थी, जबकि सच इससे कोसों दूर था। वरुण ने अपनी सर्च हिस्ट्री पहले से ही डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने इसे आसानी से रिकवर कर लिया। वरुण ने गूगल में सर्च किया था, हाउ टू मेक समवन वेरी सिक। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर से भी थैलियम सल्फेट पुलिस को बरामद हुआ, लेकिन थैलियम सल्फेट जैसे हाईली टॉक्सिक को हासिल करना इतना आसान नहीं था। काफ़ी पहले इसका यूज चूहे और कीड़े मारने की दवा में किया जाता था, लेकिन देश में इसके गलत इस्तेमाल और सुसाइड के बढ़ते केसों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, और अभी सिर्फ इंडस्ट्री जैसे ऑप्टिकल लेंस, सुपर कंडक्टर, लो टेम्परेचर थर्मामीटर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट लाइसेंस और स्पेशल आदेश की ज़रूरत होती है, और इसे सिर्फ कंपनी टू कंपनी सेल परचेज किया जा सकता है। तो अब सवाल यह आता है कि वरुण अरोड़ा के हाथ यह जहर कैसे लगा। पहले तो मीडिया में डार्क नेट से थैलियम को ऑर्डर करने की खबरें आ रही थीं, लेकिन यह सब दावे गलत हैं, और इसका सच पुलिस को उसके और उसकी मां जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जांच करने पर मिला। वरुण बहुत ही शातिर था और उसने इसकी प्लानिंग बहुत सोच समझकर ही की थी। उसे पता था कि थैलियम मुझे यूं ही नहीं मिल सकता, इसलिए उसने अपने फादर इन लॉ देवेंद्र शर्मा के भाई SN शर्मा, जिनकी लार्ज होम्योपैथी नाम से कंपनी थी, उसके नकली पेपर्स बनाकर पंचकुला हरियाणा के केमिकल कंपनी से 25 ग्राम थैलियम सल्फेट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। पंचकुला की इस कंपनी को अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वे एक जर्मन कंपनी ऑर्डर समझ रही है, उसके पीछे एक ऐसा शख्स है जो इसका इस्तेमाल अपनों की ज़िंदगी मिटाने के लिए करने वाला है। वरुण ने इस ऑर्डर का पेमेंट IMPS के थ्रू अपनी मां जिया अरोड़ा के अकाउंट से किया था, और उनके अकाउंट में वरुण अरोड़ा का ही नंबर रजिस्टर्ड भी था। 22,131 का एक पेमेंट 18 दिसंबर 2020 यानी फिश करी घटना से लगभग 1.5 महीने पहले, और 13,440 का दूसरा पेमेंट
1 मार्च 2021 यानी दिव्या की तबीयत बिगड़ने से ठीक 3 दिन पहले किया गया था। वरुण इतना चालाक था कि उसने ऑर्डर अपने घर पर नहीं बल्कि गुरुग्राम में रह रहे अपने मामा के घर पर डिलीवर करवाया और पुलिस ने यह बात बीडीसी कोरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय और गुरुग्राम में घर के वॉचमैन टीटू से वेरीफाई भी कर ली थी। टीटू ने पुलिस में बयान दिया कि वरुण के कहने पर ही उसने पार्सल रिसीव किया था। न तो उस वॉचमैन और न ही वरुण के मामा जी को यह बात की खबर थी कि उस पार्सल में क्या है। सारे सबूत और गवाह चीख चीख कर सच बयान कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने जब वरुण से पूछताछ शुरू किया तो उसके पास झूठ बोलने के ज़्यादा रास्ते नहीं बचे थे। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह पुलिस को झूठी बताई। वरुण ने कहा कि उसके ससुराल वाले बात बात पर उसे जलील करते हैं और नीचा दिखाते हैं क्योंकि उसके रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन यह बात सरासर झूठ थी क्योंकि इसके पीछे की असली वजह इस माँ बेटे की सनक थी जिसने देवेंद्र शर्मा के पूरे परिवार को मिटा दिया। साल 2009 इंद्रपुरी में रहने वाले देवेंद्र मोहन और अनीता शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी न्यू दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई। घर में सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक बात की। दोनों की शादी को 6 साल से भी ज़्यादा बीत गए थे, लेकिन दिव्या कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए साल 2016 में दोनों फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदिरा गणेशन के पास गए, जिन्होंने IVF के ऑप्शन के बारे में उन्हें बताया और IVF की मदद से अगस्त 2016 में दिव्या ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। घर में अब ऐसा कुछ भी नहीं बाकी था जिसकी कमी रह गई हो। दोनों बच्चों के परिवार में कदम रखने से हर कोई खिल उठा था, लेकिन इस परिवार की खुशियों को किसी बाहरी की नज़र क्या लगती जब घर के अपने ही सब कुछ राख करने पर उतर आए हों। साल 2020 में वरुण के पिता की डेथ हो गई और उनके गुजर जाने के लगभग 3 महीने बाद दिव्या नेचुरल कंसीव हो गई। कुछ परेशानियों के चलते दिव्या उन्हीं लेडी डॉक्टर के पास फिर से चली गई, लेकिन जब उन्होंने दिव्या का चेकअप किया तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन नज़र आए जिसमें दिव्या की ज़िंदगी को खतरा हो सकता था। इसलिए डॉक्टर ने दिव्या को अबॉर्शन करने को कहा और दिव्या भी इस बात पर राजी हो गई। दिव्या ऑलरेडी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब ऐसे में तीसरे बच्चे के लिए लाइफ को रिस्क में डालना कोई समझदारी नहीं थी। जब दिव्या ने वरुण को पूरी बात बताई तो अबॉर्शन का सुनकर वो और उसकी मां जिया अरोड़ा बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि इस माँ बेटे का मानना था कि यह तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता का पुनर्जन्म है और वह वरुण के बेटे के रूप में पुनः जन्म लेंगे। क्योंकि जब दिव्या प्रेग्नेंट हो गई थी तो डॉक्टर्स ने जो डिलीवरी की डेट बताई थी वही उनके फादर की डेट ऑफ बर्थ भी थी। ऐसे में उनके लिए अबॉर्शन की बात बर्दाश्त के बाहर थी। घर में कलेश मचने लगा, यहाँ तक कि वरुण दिव्या पर हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहता। वहीं उसकी माँ भी दिव्या के साथ हर तरह से बदसलूकी किया करती थी। दिव्या अचानक हुए इस बदलाव से सहम गई थी, इसलिए उसने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई और एक दिन उन्हीं की मदद से वरुण से चोरी छुपे उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया। जब वरुण को इसके बारे में पता चला तो वह बुरी तरह से भड़क गया और जब उसे यह पता चला कि इसके पीछे दिव्या के घर वालों ने साथ दिया तो वह दिव्या को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। दोनों माँ बेटे बुरी तरह से पागल हो गए थे और दोनों के दिमाग में सनक सवार हो गई थी और इसी सनक से जन्म हुआ वरुण के उस खौफनाक प्लान का।
कहा जाता है कि वरुण ने इसकी प्रेरणा सद्दाम हुसैन से ली थी। वरुण ने यह कबूल किया कि पहले वह मरकरी या फिर लेड का यूज करने की सोच रहा था और ये दोनों आराम से मिल भी जाते, लेकिन दिक्कत यह था कि ये दोनों स्लो पॉइजन की तरह काम नहीं करते और इसके इस्तेमाल के बाद काफ़ी जल्दी डेथ हो जाती है। इसलिए ऐसे में वो आसानी से फंस जाएगा। तभी उसने थैलियम का यूज किया, क्योंकि थैलियम एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट में पकड़ में भी नहीं आता। 31 जनवरी 2021 को वरुण ने जब उस जहर मिली मछली शर्मा फैमिली को सर्व की तो पहले दिव्या पर उसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। शायद उसने कम खाया होगा। हालांकि दिव्या में भी सिम्टम नज़र आ रहे थे, लेकिन वह शुरुआत में काफ़ी कम थे। इसलिए वरुण ने दोबारा से थैलियम सल्फेट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। वही 1 मार्च को दिया गया 13,440 का दूसरा पेमेंट था। यह दिखाता है कि वरुण के दिल में नफरत इस कदर बढ़ रही थी कि वह हर हाल में दिव्या से छुटकारा पाना चाहता था। वरुण के काले इरादों पर जीत की मुहर आखिरकार 9 अप्रैल 2021 को लग गई, जब कई दिनों तक वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए लड़ते हुए दिव्या जिंदगी की जंग हार गई। 2 महीने के अंदर देवेंद्र शर्मा अपना पूरा परिवार खो चुके थे। अब सवाल आता है कि क्या वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा को सज़ा मिली? यह जानने के लिए चलते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग की तरफ। जब यह केस कोर्ट पहुंचा तो उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। प्रोसिक्यूशन ने इस ट्रिपल मर्डर केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की तरह वरुण पर मुकदमा चलाने की कोर्ट से गुजारिश की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए इसे ट्रिपल मर्डर मानने से मना कर दिया कि प्रियंका का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और यह क्लियर नहीं है कि प्रियंका को भी पॉइजन दिया गया हो। पोस्टमार्टम होता भी कैसे, क्योंकि प्रियंका घर की पहली मेंबर थी जिसकी जब मौत हुई थी तब तक तो किसी को भी इस साजिश के बारे में पता ही नहीं था। प्रियंका का इलाज BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन हैवी मेटल पॉइजनिंग को वहां का कोई भी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया, बल्कि सिम्टम को देखते हुए उसके डायग्नोसिस में GB सिंड्रोम या फिर रेबीज को उसके पीछे की वजह बताई। यहाँ तक कि प्रियंका के डेड होने के बाद डेथ रिपोर्ट में काज ऑफ डेथ में रेबीज मेंशन कर दिया गया, जबकि उसे किसी कुत्ते या किसी जानवर ने नहीं काटा था। इसी वजह से देवेंद्र शर्मा ने मजिस्ट्रेट से BLK हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर अतुल प्रसाद और डॉक्टर राहुल हांडा, जो प्रियंका का इलाज कर रहे थे, उन पर गलत रिपोर्ट बनाने के लिए उनकी भी जांच कराने की मांग कोर्ट से की, लेकिन कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने के कारण अपील को रिजेक्ट कर दिया। माना जाता है कि जब थैलियम ह्यूमन बॉडी में पड़ता है तो कुछ ही घंटों में यह ब्लड के साथ मिलकर अन्य ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी और ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए बहुत कम टाइम में यह सारे अंगों को खराब करना शुरू कर देता है और इसके लक्षण भी जैसे हाथ पैरों में दर्द, उल्टी जैसे सामने आते हैं। और जब कुछ दिनों में धीरे धीरे इंसान की कंडीशन बिगड़ने लगती है और वह ब्लड टेस्ट करवाता है, तब तक थैलियम ब्लड में इतना ज़्यादा घुल गया होता है कि जनरली पता ही नहीं चलता। जब मजिस्ट्रेट ने पिटीशन डिसमिस कर दिया तो अरविंद शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन सबके बीच कुछ ऐसा भी हुआ था जिस वजह से प्रोसिक्यूशन ने पुलिस के रोल पर भी कोर्ट में सवाल खड़े किए। ऐसा सामने आया कि वरुण को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने भी थैलियम की छोटी डोज को खुद भी खा लिया, ताकि वह यह दिखा सके कि यह कोई मर्डर नहीं था, बल्कि उसने भी फिश खाई थी। वरुण को एम्स में एडमिट करवाया गया, जिस वजह से वह 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी से बच गया। प्रोसिक्यूशन ने सवाल उठाया
कि आखिर वरुण ने अरेस्ट होने के बाद थैलियम कैसे खा लिया, और वह भी पुलिस की निगरानी में। ऐसे में पुलिस पर वरुण के साथ मिली भगत होने का आरोप लगा। वहीं वरुण की मां जिया अरोड़ा को भी अरेस्ट करने की मांग की गई, लेकिन जिया अरोड़ा को आज तक इस वजह से अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट के अनुसार उनका इस मर्डर केस में शामिल होने का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। जबकि जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से थैलियम को खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, लेकिन डिफेंस ने यह दलील दी कि जिया ने खुद से उन पैसों को ट्रांसफ़र नहीं किया और न ही उनका फ़ोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड था। जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया वह वरुण ने अपने फ़ोन से किया था और उसी का नंबर जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से लिंक था। देवेंद्र शर्मा जी ने दिव्या के दोनों बच्चों की जान को खतरा बताते हुए उनकी कस्टडी की डिमांड की, क्योंकि जिस साल यह अपराध हुआ उस वक्त उन दोनों बच्चे 4 साल के थे। फिलहाल दोनों बच्चों की कस्टडी किसके पास है यह क्लियर नहीं हो पाया। बताया गया कि दोनों बच्चे देवेंद्र जी के पास ही हैं। प्रियंका की मौत की जांच के लिए हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिसे एम्स के डायरेक्टर इसकी देख रेख करेंगे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। इस केस को गुजरे 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। फिलहाल वरुण तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन जब इस केस की स्टेटस अपडेट के बारे में पता किया गया तो सामने आया कि कोर्ट की हर हियरिंग में डेट मिल जाती है अगली। केस के स्टेटस की तरह जस्टिस भी पेंडिंग है और अगली सुनवाई की डेट 9 जनवरी 2025 है। वरुण अरोड़ा की लाइफ में वो सब कुछ था जो वो लाइफ में चाहता था। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, 2 प्यारे बच्चे, पैसा, लग्जरी, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बावजूद उसने ऐसा पाप किया जिसकी किसी भी दुनिया में कोई भी माफ़ी नहीं है। उसने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा जिनकी उसने माँ छीन ली। यह केस दिखाता है कि कैसे दिमाग में बैठा बेमतलब का फितूर किसी शख्स को इस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देता है। थैलियम पॉइजनिंग का एक केस महाराष्ट्र में भी हुआ था, जिसमें एग्रीकल्चरल साइंस ग्रेजुएट एक लेडी ने अपने हस्बैंड और 4 इन-लॉज को इस जहर से मार डाला था। इस केस में भी उनका ऐसे फेक पेपर्स बनाकर थैलियम को शो नहीं किया गया था। इसलिए सरकार को कुछ कड़े कदम लेने चाहिए, क्योंकि यह साफ है कि सिर्फ इंपोर्ट बैन कर देने से काम नहीं चलेगा। तो यह था आज का केस। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की कहानियों के बारे में पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।